अक्सर जब हम किसी मेडिकल समस्या की बात करते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही सटीक मतलब एक एकदम क्लियर तस्वीर उभरती है। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई है, कोई एक्सरे करवाता है, उसमें वो दरार बिल्कुल साफ दिखती है और डॉक्टर कहता है कि प्लास्टर बांधना होगा और बात वहीं खत्म। मतलब सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होता है। सही कहा। जब चीजें साफ साफ दिखती हैं ना, किसी एक तय खांचे में फिट बैठती हैं, तो हमें और मेडिकल साइंस दोनों को बड़ी तसल्ली मिलती है। लेकिन जब हम महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करते हैं और खास तौर पर कष्टार्तव यानी माहवारी के दौरान होने वाले भयंकर दर्द की, जिसे डिस्मेनोरिया भी कहते हैं। वो एक्सरे मशीन वाली स्पष्टता अचानक कहीं गायब हो जाती है। ये तो है। होता ये है कि मॉडर्न मेडिसिन अक्सर इस दर्द को बस एक नॉर्मल बात मानकर कुछ पेन किलर्स थमा देती है। मानो ये कह रही हो कि ये तो होता ही है, इसे बस सहने की आदत डाल लो। जो कि बहुत ही गलत अप्रोच है। बिल्कुल। जब दर्द इतना असली है कि कोई बिस्तर से ना उठ पाए, तो क्या सिर्फ एक गोली खाकर इसे दबा देना ही एकमात्र समाधान है, या फिर शरीर का ये अलार्म सिस्टम हमें कुछ और ही बताने की कोशिश कर रहा है? आज की इस विस्तृत चर्चा का यही मिशन है। हम प्राचीन ग्रंथों को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि ये दर्द कोई सामान्य बात नहीं है। बहुत ही जरूरी विषय है ये, क्योंकि दर्द कभी भी, मेरा मतलब है कभी भी, बिना किसी कारण के नहीं होता। अगर हम कष्टार्तव शब्द को ही तोड़कर देखें तो संस्कृत में कष्ट का अर्थ है पीड़ा या मुश्किल, और आर्तव का अर्थ है मासिक रक्त। अच्छा। और आज के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 90% किशोरियां और 50% से अधिक महिलाएं इस पीड़ा से हर महीने गुजरती हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आयुर्वेद इसे कोई अलग बीमारी नहीं मानता। रुको रुको, तो अगर ये बीमारी नहीं है तो फिर क्या है? कोई भ्रम तो नहीं है? या सिम्टम मानता है। मतलब यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि शरीर में वात का बहुत भारी असंतुलन हो गया है। वात यानी शरीर की वायु ऊर्जा। वात। और यहीं पर हजारों साल पुरानी चरक संहिता का एक बहुत ही सटीक श्लोक सामने आता है। न ही वाताधृते योनिर्वनिता नाम प्रदुष्यति, जिसका सीधा सा मतलब है कि वात के बिना स्त्रियों के प्रजनन अंगों में कोई भी रोग उत्पन्न नहीं हो सकता। बिल्कुल सटीक श्लोक याद दिलाया। और इस सिद्धांत को अगर हम आज के आधुनिक साइंस के चश्मे से देखें तो चीजें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। कैसे? देखिए, आज के गायनेकोलॉजिस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात करते हैं। हाँ, जो केमिकल्स होते हैं। बिल्कुल। ये वो केमिकल्स हैं जो माहवारी के दौरान गर्भाशय को सिकोड़ते हैं ताकि रक्त बाहर आ सके। जब ये केमिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो भयानक क्रैम्प्स आते हैं। अब मजे की बात देखिए, आयुर्वेद में जो काम वात करता है, यानी मूवमेंट कराना, सिकुड़न पैदा करना और ऐंठन लाना, मॉडर्न साइंस में ठीक वही काम प्रोस्टाग्लैंडिन्स कर रहे हैं। अरे वाह, मतलब कॉन्सेप्ट एक ही है, बस नाम अलग है। हाँ, आप वात को शांत कर दीजिए, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल अपने आप नॉर्मल हो जाएगा और दर्द छू मंतर। वात और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का ये कनेक्शन तो एकदम लॉजिकल लगता है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये वात अचानक से इतना आक्रामक क्यों हो जाता है कि इंसान तड़प जाए। इसे समझने के लिए चरक संहिता का एक और श्लोक देखना होगा, जो एक कमाल की विजुअल तस्वीर बनाता है। उदावर्ते तु वायुर्हि पक्वाश्य गतः पुनः राजः प्रत्यनिलम नीत्वा कुक्षो शूलम प्रजायते। श्लोक तो ठीक है, लेकिन चलिए इसे एक आसान सी उपमा से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक वन वे सड़क है जहां सारी गाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं। अचानक से सारा ट्रैफिक उल्टी दिशा में दौड़ने लगे तो क्या होगा? भयानक एक्सीडेंट्स और चारों तरफ अफरा तफरी। बिल्कुल। हमारे शरीर में भी एक ऐसा ही सिस्टम है। अपान वायु नाम की एक ऊर्जा होती है जिसका प्राकृतिक काम हर चीज को नीचे की तरफ धकेलना है, चाहे वो मल हो, मूत्र हो या फिर मासिक रक्त। महर्षि चरक समझाते हैं कि जब इस अपान वायु की गति उल्टी हो जाती है, जिसे उन्होंने प्रतीप कहा है, तो ये नीचे जाने वाले मासिक रक्त को भी ऊपर की ओर धकेलने रखती है। और क्या आपको पता है कि आज की मॉडर्न गायनेकोलॉजी इस उल्टी दिशा वाले ट्रैफिक को क्या कहती है? क्या कहती है? इसे रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। मतलब माहवारी के खून का शरीर से बाहर निकलने के बजाय ऊपर की ओर गर्भाशय की नलिकाओं यानी फिलोपियन ट्यूब्स की तरफ बहने लगना। अच्छा, तो ये रेट्रोग्रेड ही प्रतीप है। हाँ, मेडिकल साइंस इसे एंडोमेट्रियोसिस जैसी गंभीर और दर्दनाक बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण मानती है। सोचिए, करीब 2500 साल पहले चरक ने राजा प्रत्यनिलम नीत्वा कहकर इस पूरी बायोलॉजिकल प्रक्रिया को बिल्कुल सटीक रूप से लिख दिया था। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है,
कि हजारों साल पहले शरीर की एनाटॉमी को इतने सूक्ष्म स्तर पे समझा गया था। और जब ये वात इस तरह से बिगड़ता है तो उसके लक्षण भी बहुत साफ दिखाई देते हैं। बहुत साफ। चरक संहिता के वातला योनि व्यापत वाले हिस्से में एक श्लोक है, वायुना योनिरार्तेन। इसमें बताया गया है कि ऐसे में तेज चुभन जैसा दर्द होता है, बहुत ज्यादा सिकुड़न महसूस होती है और मासिक रक्त का रंग भी काला या रूखा हो जाता है। हाँ, और अपान वायु की गति को स्पष्ट करने वाला एक और श्लोक है, अपानस्य स्वभावतो वायोः अधोगतिः। ये साफ करता है कि नीचे की ओर जाना ही उसका स्वभाव है। जैसे ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींचती है। एकदम सही, वैसे ही अपान वायु काम करती है। जब ये सिस्टम रिवर्स गियर में चला जाता है ना, तो शरीर के अंदरूनी अंगों में भयंकर टकराव होता है, जिससे वो असहनीय शूल यानी दर्द पैदा होता है। ठीक है, तो हमें समस्या की जड़ समझ आ गई। ट्रैफिक उल्टा चल रहा है, शरीर का रिवर्स गियर लग गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बिगड़े हुए ट्रैफिक को वापस सही दिशा में कैसे लाया जाए। इसके लिए अगर हम अष्टांग हृदयम जैसे प्राचीन ग्रंथ को टटोलें तो वहां एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश मिलता है। श्लोक है, योनि व्यापत्सु भूयिष्ठम शस्यते कर्म वातजित। यानी गर्भाशय से जुड़ी हर समस्या में वात को खत्म करने वाले उपचार ही सबसे बेहतर हैं, खासकर शरीर में गर्माहट और चिकनाहट लाना। और इस चिकनाहट को लाने के लिए अष्टांग हृदयम जिस चीज का नाम लेता है वो आज के समय में बहुतों को हैरान कर सकता है। अगला श्लोक है, एरंड तैलम वातघन्नम श्रेष्ठमेव। इसका मतलब है कि कैस्टर ऑयल यानी एरंड का तेल वात को खत्म करने में दुनिया में सबसे बेहतरीन है। हाँ, कैस्टर ऑयल। रुको रुको रुको, कैस्टर ऑयल, वही चिपचिपा तेल जो अक्सर दादी नानी पेट साफ करने के लिए जबरदस्ती पिलाती थीं। मैं यहाँ थोड़ा चैलेंज करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। जब दर्द इतना भयानक हो कि इंसान को इबुप्रोफेन या मेफ्टाल स्पास जैसी हेवी पेनकिलर्स खानी पड़ रही हो, तो क्या सिर्फ एक साधारण सा कैस्टर ऑयल पीने से इतना भयंकर दर्द रोक सकता है? ये संदेह एकदम वाजिब है, क्योंकि हमने प्राकृतिक चीजों को बहुत कमतर आंकना शुरू कर दिया है। लेकिन चलिए इसके पीछे की केमिस्ट्री को समझते हैं। अच्छा, बताइए। आधुनिक रिसर्च बताती है कि कैस्टर ऑयल में एक खास फैटी एसिड होता है जिसे रिसिनोलिक एसिड कहते हैं। जब ये शरीर में जाता है तो ये बिल्कुल इबुप्रोफेन जैसी दवाओं के मैकेनिज्म की तरह काम करता है। मतलब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रोकता है? बिल्कुल, ये गर्भाशय के अंदर उन प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है जो ऐंठन पैदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना पेट में अल्सर पैदा किए वह काम करता है जो महंगी दवाइयाँ करती हैं। मतलब ये सिर्फ पेट साफ करने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक पावरफुल साइंटिफिक रूप से प्रमाणित प्राकृतिक पेन किलर है। हाँ, इसी तरह अष्टांग हृदयम में दशमूल का भी जिक्र है। दशमूलम ही वातज्ञ, ये 10 जड़ी बूटियों का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो शरीर के अंदर की सूजन और वात को जड़ से मिटाता है। दवाइयाँ अपनी जगह हैं, लेकिन अष्टांग हृदयम में एक ऐसा नियम भी है जो आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल पर सीधा प्रहार करता है। श्लोक है, रजस्वला त्रिरात्रिम तु, जो रजस्वला चार्या यानी माहवारी के दौरान जीवन शैली के सख्त नियम बताता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उन 3-4 दिनों में पूरी तरह से आराम करना चाहिए और कोई भारी काम या भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। और ये आज के हसल कल्चर के बिल्कुल उलट है। आज तो विज्ञापनों में दिखाया जाता है कि पीरियड्स के दौरान भी आप पहाड़ चढ़ सकते हैं, मैराथन दौड़ सकते हैं। विज्ञापन कुछ भी कहें, लेकिन बायोलॉजी अलग तरह से काम करती है। हार्वर्ड मेडिकल रिव्यू की एक दिलचस्प रिसर्च इस प्राचीन नियम का समर्थन करती है। हार्वर्ड की रिसर्च क्या कहती है वो? माहवारी के दौरान शरीर अंदर से एक बहुत बड़ी प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। उसकी ऊर्जा कम होती है। उस समय अगर कोई भारी कसरत या तनाव भरा काम करता है तो शरीर इसे एक खतरे के रूप में देखता है। अच्छा, खतरे के रूप में? हाँ, नतीजे में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और जैसे ही कॉर्टिसोल बढ़ता है, वो सीधे तौर पर क्रैम्प्स को कई गुना बदतर बना देता है। यानी शरीर चीख चीख कर कह रहा है कि मुझे आराम दो, और हम उसे कॉफी पिलाकर काम पर दौड़ा रहे हैं। ये तो सिस्टम के साथ सीधा खिलवाड़ है। बिल्कुल। और अगर दर्द बहुत ज्यादा गंभीर हो जाए, जिसे आयुर्वेद में उदावर्तिनी योनि व्यापत कहा गया है, तो सुश्रुत संहिता में इसके लिए एक बहुत ही साधारण सी चीज को रसायन बताया गया है। श्लोक है, उदावर्त्या तु योन्याम रसायनम लशुनम, मतलब लहसुन। लहसुन लहसुन हमारी रसोई में मौजूद एक मेडिकल मिरेकल है।
इसमें एलिसिन नाम का एक कंपाउंड होता है। क्लिनिकल ट्रायल्स में ये साबित हो चुका है कि ये एक प्राकृतिक COX-2 इनहिबिटर है। COX-2 इनहिबिटर में जो एंजाइम्स दर्द पैदा करते हैं उन्हें रोकता है। एकदम सही। आसान भाषा में कहें तो ये उन एंजाइम्स को रोकता है जो दर्द और सूजन पैदा करते हैं। ईरान में हुई एक बहुत बड़ी क्लिनिकल रिसर्च में महिलाओं को लहसुन का सत्व दिया गया और नतीजे चौंकाने वाले थे। लहसुन ने माहवारी के दर्द में बिल्कुल इब्यूप्रोफेन के बराबर ही असर दिखाया। ये तो कमाल है। और सुश्रुत संहिता लहसुन के साथ साथ एक और रसोई के मसाले की तारीफ करती है, हिंगु दीपनम पाचनम, यानी हींग। हींग सिर्फ खाने में खुशबू नहीं लाती, ये अपान वायु को तुरंत सही दिशा में धकेलने का काम करती है। मॉडर्न साइंस भी आज मानती है कि हींग में कॉमरिन नाम का तत्व होता है जो मांसपेशियों की ऐंठन को खोलने में लाजवाब है। इसे एंटीस्पैज्मोडिक कहते हैं। जब गर्भाशय बुरी तरह सिकुड़ रहा हो तो हींग उसे रिलैक्स कर देती है। इन चीजों को देखकर लगता है कि जिसे हम सिर्फ रसोई या कुकिंग समझते हैं वो असल में एक पूरी फार्मेसी है। बिल्कुल। लेकिन हम बार बार बात कर रहे हैं कि वात बिगड़ जाता है, वात उल्टी दिशा में बहने लगता है। मैं ये सोच रहा था कि आखिर ये वात बिगड़ता क्यों है? हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसा क्या हो रहा है जो इस प्राकृतिक सिस्टम को तोड़ रहा है? इस सवाल का जवाब हमें जड़ी बूटियों की सबसे पुरानी किताब अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के आर्तव रक्षण सूक्त में तिल, गुड़, एरंड और मेथी को महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सबसे शक्तिशाली औषधियां बताया गया है। एक खास श्लोक है, तिलह स्निग्धो गुरो ऊष्णः, यानी काले तिल और गुड़ का मिश्रण माहवारी के दर्द के लिए अचूक है। तिल और गुड़ ये तो हम अक्सर सर्दियों में खाते हैं, मकर संक्रांति पर, लेकिन ये दर्द कैसे कम करता है? इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही सटीक है। काले तिल में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे सेसेमोल कहते हैं, जो शरीर की अंदरूनी सूजन को खींच लेता है। अच्छा, और गुड़? दूसरी तरफ असली गुड़ में भरपूर मात्रा में आयरन और मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों को रिलैक्स करने का मास्टर है। जब तिल का सेसेमोल और गुड़ का मैग्नीशियम एक साथ गर्भाशय तक पहुंचते हैं तो वो ऐंठी हुई मांसपेशियां तुरंत ढीली पड़ जाती हैं। क्लिनिकल साक्ष्य बताते हैं कि नियमित रूप से इसका सेवन करने से दर्द में 70% तक की कमी आ सकती है। 70%? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन इस वात के बिगड़ने के पीछे सिर्फ खान पान नहीं है। महर्षि चरक ने इस दर्द के 5 असली कारण भी गिनाए हैं, जिन्हें समझे बिना दुनिया का कोई भी इलाज आपको स्थायी राहत नहीं दे सकता। पहला है मिथ्या आहार, यानी गलत खान पान। दूसरा है मिथ्या विहार, यानी गलत लाइफस्टाइल, जैसे रात रात भर स्क्रीन के सामने जागना। और तीसरा कारण जो उन्होंने बताया है वो आज के कॉर्पोरेट कल्चर की सबसे बड़ी सच्चाई है। इसे कहते हैं वेग निग्रह, यानी शरीर के प्राकृतिक वेगों को जैसे मल या मूत्र को रोकना। ये पॉइंट बहुत दिलचस्प है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग मीटिंग्स के चक्कर में या सफर के दौरान वॉशरूम जाना घंटों टालते रहते हैं। इससे अपानवात का क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। जैसा कि हमने पहले बात की, अपानवात का काम है हर चीज को नीचे धकेलना। जब कोई प्रेशर आने के बावजूद यूरिन या स्टूल को रोकता है तो वो उस नीचे जाने वाली ऊर्जा को जबरदस्ती रोक रहा होता है। मतलब ऊर्जा को रोक दिया? हाँ, और शरीर कंफ्यूज हो जाता है। धीरे धीरे ये अपानवात की दिशा को ऊपर की तरफ मोड़ देता है और यही बिगड़ी हुई दिशा बाद में माहवारी के खून को भी ऊपर की तरफ धकेलती है, जिससे दर्द होता है। ओहो, मतलब ऑफिस में 1 घंटे वॉशरूम रोकना महीने के अंत में 3 दिन का भयंकर क्रैम्प लेकर आ सकता है। ये कनेक्शन तो कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल। इसके अलावा चरक ने चौथा कारण मानसिक तनाव या स्ट्रेस को बताया है और 5वां कारण राजस्वलाचार्य का उल्लंघन, यानी पीरियड्स में आराम ना करना। अगर हम ध्यान दें तो आज की हमारी जीवन शैली इन 5 कारणों को एक साथ बढ़ावा दे रही है। हम जंक फूड खा रहे हैं, नींद पूरी नहीं कर रहे, नेचुरल अर्जेस को रोक रहे हैं, स्ट्रेस में जी रहे हैं और पीरियड्स में भी काम करने के लिए पुश कर रहे हैं। हम लगातार प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं और फिर एक पेन किलर खाकर सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। ये तो शरीर के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है ना। बिल्कुल। तो फिर इसका स्थायी समाधान क्या है? अगर किसी का सिस्टम पूरी तरह बिगड़ चुका है तो उसे वापस ट्रैक पर कैसे लाएं? आयुर्वेद में इसके लिए एक पूरा 3 महीने का स्पष्ट प्रोटोकॉल मौजूद है जो शरीर की लय को वापस लाता है। इसे 3 अलग-अलग चरणों में बांटा गया है। हाँ, ये प्रोटोकॉल बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया गया है। इसका पहला चरण है शुद्धिकरण, जो माहवारी के पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक चलता है।
इसका मुख्य लक्ष्य होता है दर्द से तुरंत राहत देना और उस उल्टे जा रहे ट्रैफिक यानी अपानवात को सही दिशा में लाना। इस दौरान भारी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, सिर्फ हल्का सुपाच्य भोजन लेना चाहिए और सबसे जरूरी बात, पूरा आराम करना चाहिए। फिर आता है दूसरा चरण, पोषण, जो छठे दिन से लेकर 20वें दिन तक चलता है। माहवारी के बाद गर्भाशय पूरी तरह से खाली और कमजोर हो चुका होता है। उसे रिकवर होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। यहाँ शतावरी और अशोकारिष्ट जैसी औषधियां काम आती हैं, जो शरीर के हार्मोन्स को फिर से संतुलित करती हैं। और तीसरा चरण है सुरक्षा, जो 21वें से 28वें दिन का समय है, जब अगले साइकिल की तैयारी हो रही होती है। एकदम सही। यह वो समय है जब शरीर अगले चक्र की तैयारी कर रहा होता है। ये फेज प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी पीएमएस के मूड स्विंग्स और ब्लोटिंग को रोकने के लिए सबसे अहम है। इसमें अशोक की छाल का काढ़ा और हल्दी वाला दूध बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये 3 महीने का सिस्टमैटिक प्रोटोकॉल तो शरीर को अंदर से पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति इस वक्त दर्द से तड़प रहा है, उसे 3 महीने का नहीं बल्कि अभी इसी वक्त का इलाज चाहिए। इसके लिए भी उपाय हैं। हाँ, इसके लिए 7 बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खे बताए गए हैं जो तुरंत राहत देते हैं। इन नुस्खों पर डिटेल में बात करना बहुत जरूरी है। पहला और सबसे पावरफुल नुस्खा है अजवाइन, गुड़ और हींग का त्रिशक्ति काढ़ा। हाँ, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच गुड़ और 1 चुटकी हींग को पानी में अच्छी तरह उबालकर पीना है। इस काढ़े के पीछे जो ट्रिपल एक्शन काम करता है वो किसी जादू से कम नहीं है। अजवाइन का थाइमोल, गुड़ का मैग्नीशियम और हींग का कोमरिन, जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो ये गर्भाशय की ऐंठन को कुछ ही मिनटों में खोल देते हैं। ये गर्माहट देता है और वात को शांत करता है। बिल्कुल। दूसरा तुरंत राहत वाला नुस्खा है हमारा वही पुराना एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल। हाँ, इसे माहवारी शुरू होने से 2-3 दिन पहले रात को 5 से 10 मिलीलीटर की मात्रा में गर्म दूध में मिलाकर पीना चाहिए। ये आते ही अपानवात को रीसेट कर देता है। तीसरा नुस्खा है काले तिल और गुड़ के लड्डू, जिनके विज्ञान पर हमने अभी बात की। इसे पूरे महीने सुबह खाली पेट खाना है ताकि शरीर अंदर से मजबूत रहे। चौथा क्या था? हाँ, मेथी का पानी। बिल्कुल। रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दें और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। ये शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का बैलेंस बनाने के लिए बेहतरीन है। पांचवा नुस्खा सीधे सुश्रुत संहिता से लिया गया है, लहसुन और घी। 3-4 लहसुन की कलियों को घी में हल्का भूनकर खाने से अंदरूनी सूजन तुरंत कम होती है। और छठा नुस्खा भारी उपचार के लिए है, हल्दी और अदरक के पानी की भाप। तौलिए को इस गर्म पानी में भिगोकर पेट के निचले हिस्से और पीठ पर रखने से सिकड़ी हुई मांसपेशियां तुरंत रिलैक्स हो जाती हैं। और 7वां नुस्खा मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा दिलचस्प लगा, क्योंकि ये सुनने में बहुत साधारण है लेकिन इसका असर बहुत गहरा है, नाभि चिकित्सा। हाँ, रात को सोने से पहले नाभि में 3-4 बूंद एरंड या तिल का तेल डालना। अब कोई सोच सकता है कि पेट के दर्द का नाभि में तेल डालने से क्या संबंध? यही तो, बहुत लोग सोचेंगे कि तेल तो नाभि में जा रहा है, गर्भाशय का दर्द कैसे कम होगा? संबंध बहुत गहरा है। आयुर्वेद के अनुसार नाभि हमारे शरीर का केंद्र है, 72,000 नाड़ियों का जंक्शन है। और सबसे बड़ी बात, नाभि ही वो स्थान है जहां से पूरे शरीर का वात नियंत्रित होता है। जब वहां सीधा तेल डाला जाता है तो वो वात को उसके हेडक्वार्टर से ही शांत करना शुरू कर देता है। ये सभी घरेलू नुस्खे बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि कुछ मामले बहुत जिद्दी होते हैं। दर्द इतना भयंकर होता है कि कोई काढ़ा या लेप काम नहीं आता। ऐसे में आयुर्वेद अपनी हैवी आर्टिलरी या कहें अपने सबसे प्रमुख अस्त्र बाहर निकालता है। हाँ, अगर हम आयुर्वेद की फार्मेसी में जाएं तो माहवारी के लिए 7 मास्टर हर्ब्स मौजूद हैं। सबसे ऊपर है अशोक, जिसे गर्भाशय के लिए दुनिया की नंबर 1 जड़ी बूटी माना गया है। फिर शतावरी है, जिसे हार्मोन्स की महारानी कहा जाता है। दशमूल वात का महासंहारक है। फिर अजवाइन है, जो तुरंत गर्माहट देती है। लहसुन एक रसायन है। हींग तुरंत वात की दिशा सही करती है। और 7वां है गुलाकंद, जो शरीर के बढ़े हुए पित्त और पीएमएस के चिड़चिड़ेपन को एकदम शांत करता है। इन जड़ी बूटियों से बनी 5 क्लासिकल आयुर्वेदिक दवाइयां भी बहुत प्रचलित है। दशमूलारिष्ट दर्द और सूजन के लिए सबसे बेहतरीन है। अगर माहवारी रुक रुक कर आ रही है या फ्लो बहुत कम है तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से राजप्रवर्तनी वटी ली जा सकती है। इसके अलावा
गर्भाशय की ताकत के लिए अशोकारिष्ट, अगर किसी को पीसीओएस की समस्या है तो कुमार्यासव, और शरीर में रूखापन खत्म करने के लिए त्रिफला या शतावरी घृत यानी औषधीय घी का उपयोग किया जाता है। ये दवाइयाँ बहुत असरदार हैं, लेकिन अगर दर्द सालों पुराना है, इंसान हर महीने तड़पता है और शरीर का सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है, तो आयुर्वेद में इसका एक स्थायी और जड़ से इलाज भी मौजूद है, जिसे पंचकर्म कहते हैं। पंचकर्म, ये तो शरीर की पूरी तरह से सर्विसिंग करने जैसा है। बिल्कुल। अष्टांग हृदयम में मात्रा बस्ती को अपानवात के अनुलोमन यानी उसे सही दिशा में लाने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार बताया गया है। इसमें एरंड तेल का एक खास एनिमा दिया जाता है। अब लोग सोचेंगे कि एनिमा क्यों? क्योंकि एनिमा सीधे बड़ी आंत में जाता है, जो वात का मुख्य स्थान है। ये पाचन तंत्र से गुजरे बिना सीधे वात पर वार करता है। गुजरात के आयुर्वेद संस्थान की एक रिसर्च के अनुसार मात्रा बस्ती के प्रयोग से महिलाओं में माहवारी के दर्द में 78% तक की जबरदस्त कमी देखी गई है। 78% कमी का मतलब है कि इंसान का जीवन ही बदल गया। इसके अलावा पंचकर्मा में उत्तर बस्ती भी होती है, जिसमें औषधि सीधे गर्भाशय में पहुंचाई जाती है। और तेल मालिश और भाप वाली अभ्यंग और नाड़ी स्वेद प्रक्रियाएं शरीर को बाहर से रिलैक्स करती हैं। अगर किसी के शरीर में पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसके लिए विरेचन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये सब मिलकर एक परमानेंट क्योर की तरफ ले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी, कोई दुनिया का सबसे अच्छा पंचकर्म करवा ले, सबसे महंगी जड़ी बूटियां खा ले, लेकिन कोई भी चिकित्सा तब तक काम नहीं करती जब तक रोजमर्रा की जिंदगी यानी मेंटेनेंस पर ध्यान ना दिया जाए। और इस मेंटेनेंस के दो सबसे बड़े पिलर्स हैं, योग और खान-पान। योग के मामले में एक बहुत ही सख्त नियम बताया गया है, जो बहुत से लोग नहीं जानते। माहवारी के उन 3-4 दिनों के दौरान भारी कसरत तो छोड़िए, ऐसे योग आसन भी सख्त मना है जिनमें सिर नीचे और पैर ऊपर हों, जिन्हें इन्वर्जन्स कहते हैं, जैसे शीर्षासन। क्यों? क्योंकि ये अपानवात को फिर से उल्टी दिशा में धकेल देगा। एकदम सही। माहवारी के दौरान सिर्फ शरीर को आराम देने वाले आसन करने चाहिए, जैसे सुप्तबद्ध कोणासन यानी लेट कर की जाने वाली बटरफ्लाई पोज, विपरीत करणी जिसमें पैरों को दीवार के सहारे ऊपर रखते हैं, शवासन, और मन को शांत करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम। और जब माहवारी खत्म हो जाए तब गर्भाशय में रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए बद्ध कोणासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, मलासन और चट्टी चालन और सूर्य नमस्कार जैसी प्रक्रियाएं करनी चाहिए। साथ ही अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम हार्मोन्स को संतुलित करने का सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक तरीका है। योग के साथ साथ खान पान के नियम, जिन्हें आयुर्वेद में पथ्य अपथ्य कहते हैं, उनका पालन करना भी उतना ही जरूरी है। माहवारी के दौरान शरीर को गर्माहट और पोषण की जरूरत होती है। इसलिए काले तिल, गुड़, अदरक की चाय, मेथी का काढ़ा, मूंग दाल की खिचड़ी और गरम सूप जरूर खाना चाहिए। खाने में हींग का तड़का तो जैसे अनिवार्य है। और क्या बिल्कुल नहीं खाना है, यानी अपथ्य, उसकी सूची और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठंडा पानी, फ्रिज से निकली आइसक्रीम, मैदा, जंक फूड और बहुत ज्यादा चाय या कॉफी से सख्त परहेज करना है। ठंडा आहार शरीर में जाते ही वात को एकदम से बढ़ा देता है और मांसपेशियां तुरंत सिकुड़ जाती हैं। और एक सबसे बड़ी चेतावनी, माहवारी के दौरान उपवास यानी फास्टिंग भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये बहुत लोग करते हैं। कुछ लोग डाइटिंग के चक्कर में या किसी और वजह से खाली पेट रहते हैं। खाली पेट रहने से शरीर में वात एकदम से भड़कता है और फिर जो दर्द होता है वो सच में असहनीय हो सकता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है, लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटने से पहले एक बहुत ही जरूरी मेडिकल डिस्क्लेमर देना आवश्यक है। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है कि आज हमने जिस भी दर्द, जिन श्लोकों और नुस्खों की बात की है, वो प्राइमरी डिस्मेनोरिया यानी माहवारी के उस साधारण लेकिन तेज दर्द के लिए है जिसका कोई अन्य पैथोलॉजिकल कारण न हो। बिल्कुल। अगर दर्द इतना भयंकर है कि बेहोशी छा रही है, शारीरिक संबंध बनाने में तेज दर्द होता हो, या फिर ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का लक्षण लग रहा हो, जैसे शरीर में एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स या पीसीओडी जैसी कोई सिस्ट हो, तो ऐसे मामलों में सबसे पहले एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर पूरी मेडिकल जांच करवानी चाहिए। गंभीर स्थितियों में सही डायग्नोसिस सबसे पहला कदम होना चाहिए। सुरक्षा सबसे पहले आती है। जब सही कारण पता होता है,
तभी प्राकृतिक चिकित्सा भी सही दिशा में काम कर सकती है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो एक सबसे बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है वो यह है कि माहवारी का दर्द कोई ऐसी नियति या सजा नहीं है जिसे एक महिला को हर महीने बस चुपचाप झेलना पड़े। हजारों साल पहले महर्षि चरक और सुश्रुत ने शरीर की जिस एनाटॉमी को समझा था, आज के आधुनिक विज्ञान की प्रोस्टाग्लैंडिन्स और कॉर्टिसोल की थियरीज बिल्कुल उसी बात पर अपनी मोहर लगा रही हैं। और वो मूल बात यही है कि अपानवात को उसकी सही दिशा में वापस लाना ही वो एकमात्र कुंजी है जो इस समस्या को जड़ से उखाड़ सकती है। सिर्फ एक पेन किलर खाकर अलार्म को बंद कर देना कोई इलाज नहीं है। उस एक्सरे मशीन वाले उदाहरण को याद कीजिए जिससे हमने शुरुआत की थी। माहवारी के दर्द की भले ही कोई एक्सरे तस्वीर न खींची जा सके, भले ही वो बाहर से न दिखता हो, लेकिन उसका अपना एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक विज्ञान है। ये कोई अदृश्य भूत नहीं है, ये एक विशुद्ध भौतिक और बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसे समझा जा सकता है और पूरी तरह से सुलझाया जा सकता है। और जाने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अक्सर लोग मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद को एक दूसरे के विरोधी के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में वो दोनों एक ही मानव शरीर को समझने की दो अलग अलग भाषाएं हैं। बिल्कुल सही बात है। जब हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स को गोलियों से शांत करने की बजाय अपानवात के पूरे विज्ञान को समझते हैं, तो हम सिर्फ एक लक्षण को नहीं दबा रहे होते, बल्कि हम पूरे शरीर की लय, उस प्राकृतिक रिदम को वापस ला रहे होते हैं। तो अगली बार जब दर्द के समय कोई ये कहे कि ये तो होता ही है, तो एक बार विचार जरूर कीजिएगा, क्या केवल उस बजते हुए अलार्म को बंद करना है या उस आग को बुझाना है जो वो अलार्म बजा रही है। यह बहुत ही सोचने वाली बात है। शरीर की इसी प्राकृतिक लय को समझने की कड़ी में शायद भविष्य में हम मेनोपॉज या पीसीओडी जैसे विषयों की गहराई में भी उतरेंगे, जहां शरीर फिर से एक नए और चुनौतीपूर्ण बदलाव से गुजरता है। बिल्कुल, वो शरीर के विज्ञान का एक और अद्भुत पहलू होगा। फिलहाल के लिए अपने शरीर की उस लय को सुनने और समझने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। वो हमें बहुत कुछ बता रहा होता है। कष्टार्तव की पीड़ा, ये आर्तव का संग्राम। वात जब बिगड़े तब रुके हर एक काम। चरक संहिता बोले, सुनो मेरा ये श्लोक, नहीं वाताद्रते यो निर्वनितानां प्रदुष्यति शोक। अपान वायु उल्टी गति ऊपर को जाए, राजा प्रति नीलम शूल कुक्षी में जगाए। अपान वायु उल्टी गति ऊपर को जाए, राजा प्रति नीलम शूल कुक्षी में जगाए। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का खेल या वायु का ये प्रकोप, जड़ पे करो वार तभी मिटेगा ये कोप। ओम नमो भगवते धन्वंतरये, जय चरक का सूत्र सुश्रुत का, नारी की शक्ति नारी का सम्मान। राजसला धर्म विश्राम का विधान, दर्द नहीं अब चाहिए समाधान। एरन तेल लहसुन हींग का ये तड़का, वातशूल नाशक मिटे हर एक फड़का। अजवाइन गुड़ अथर्वा वेदा का वरदान, मासे सेव्यमाना शूलम नाशति ध्रुवम। अशोक छाल शतावरी गर्भाशय की पुष्टि, दशमूल काढ़ा वात की हो जाए ध्रुवम। अशोक छाल शतावरी गर्भाशय की पुष्टि, दशमूल काढ़ा वात की हो जाए छुट्टी। अशोक छाल शतावरी गर्भाशय की पुष्टि, दशमूल काढ़ा वात की हो जाए छुट्टी। मात्रा बस्ती पंचकर्म, जड़ से हो उपचार, आयुर्वेद की शरण में जीवन हो गुलजार। ओम नमो भगवते धन्वंतरये, जय चरक का सूत्र सुश्रुत का, नारी की शक्ति नारी का सम्मान। राजसला धर्म विश्राम का विधान, दर्द नहीं अब चाहिए समाधान। माहवारी में विश्राम ये देह का है धर्म, हल्का आहार ठंडे से दूर यही जीवन का मर्म। योग है साधन, भ्रामरी है ध्यान। अपान वायु का ये अनुलोम विज्ञान, 3 महीने का नियम, जीवन भर की शांति, दूर होगी अब हर ये शारीरिक भ्रांति। विस्पर ओम शांति शांति, अपाना वाता रिस्टोर्ड।